आफताब को मन्नत का जवाब तो मिल चुका था, अब उसे इंतज़ार था तो सिर्फ और सिर्फ खाला के जवाब का। लेकिन आफताब के समझ में नहीं आ रहा था कि वो खाला से आखिर क्या बात करे और आखिर वो कैसे बात करे। फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो गया खाला के पास और खाला से कहने लगा, आप शाम को तैयार रहें, हमें किसी से मिलने चलना है, मुझे आपको और मन्नत को किसी से मिलवाना है। खाला लाख पूछती रही, कौन है, क्यों बुला रहा है और हमें क्यों मिलवाना चाहते हो, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। खाला लाख पूछती रही लेकिन उसके बाद भी आफताब ने कुछ नहीं बताया। शाम को खाला और उस मन्नत को लेकर वो मौलवी साहब के पास पहुंच गया। मौलवी साहब ने शुरू से आखिर तक लेकर खाला जान को सारी बातें बता दी। खाला काफी हैरान थी, वो डर भी गई थी और साथ ही साथ वो अफसोस भी कर रही थी कि उनको ये सारी बातें, ये सारा वाकया पहले क्यों नहीं मालूम पड़ा। खाला खुद तो मान गई थी लेकिन वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आफताब के अम्मी अब्बू ने आफताब को उनके सुपुर्द करा है और अगर शादी करते हैं तो आफताब के अब्बू अम्मी क्या कहेंगे। आखिर मन्नत बोल नहीं सकती थी और ये अच्छी भली कमी थी लोगों को बहाना बनाने के लिए, और वो यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी। लेकिन आफताब ने उन्हें ये बताकर खुश कर दिया कि उसने अपने अम्मी अब्बू से पहले ही बात कर रखी है मन्नत के बारे में, लेकिन अम्मी अब्बू मुल्क से बाहर होने की वजह से इनके निकाह में शिरकत नहीं कर पाएंगे। ये भी आफताब ने अपनी खाला को अच्छी तरह से बता दिया था। अब खाला खुश तो थी लेकिन थोड़ी थोड़ी हैरान भी थी। उसके बाद तय पाया कि निकाह कल असर के वक्त इसी मस्जिद में हो जाएगा। आफताब ने खाला और मन्नत को दोनों को बहुत अच्छे से बता दिया कि इस बात का जिक्र घर में गलती से भी ना करें। सुबह नाश्ता करने के बाद आफताब इंतजाम करने चला गया। मन्नत तैयार होने के लिए खाला के कमरे में आई और उस वक्त वो चूड़ियां पहन रही थी। मौलवी साहब की नसीहत के मुताबिक मन्नत ने अपने सर को अच्छी तरह से ढांक कर रखा था, क्योंकि मौलवी साहब ने उसे यही हिदायत दी थी कि अपने सर को अच्छी तरह से ढांक कर रखे। वो निकाह के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी, परी की मानिंद। खाला ने दोनों हाथ से उसका चेहरा थामा और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, खुश रहो हमेशा। खाला की ये बात सुनकर मन्नत थोड़ा उदास हो गई थी, क्योंकि उसकी अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उसे दुल्हन बनता देखे, और अक्सर यही बात अम्मी मन्नत के सामने भी कर दिया करती थी कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। इमाम साहब की दी हुई दुआओं और वजीफा पढ़ने के बाद मन्नत का डर अब थोड़ा सा खत्म हो गया था। कम से कम अब वो साया उसे दिन के वक्त बिल्कुल नजर नहीं आता था, लेकिन रात को वो उसे डरा जाया करता था। वही आंखें, वही कहकहे और वही खुरदुरे हाथ उसे अपने जिस्म पर महसूस हुआ करते थे। वो सोच रही थी कि अगले चंद दिनों में ही सब कुछ बदल जाएगा और वो यानी कि मन्नत अपने आप को आफताब के साथ बड़ा महफूज महसूस करती थी। उसे अगर डर लगता भी था तो आफताब के साथ होने की वजह से वो कभी भी ज्यादा खौफजदा नहीं हुआ करती थी। वैसे भी आफताब की शरारतें और उसके चुटकुले मन्नत का दिल लगाया करते थे। आखिर फिर वो मस्जिद में जाकर ये वक्त आ ही गया कि उसने कागज पर दस्तखत करके अपने आप को आफताब के हवाले कर दिया, और मन्नत के लिए आफताब जिंदगी भर के लिए हम सफर बन गया। वो अपने नसीब पर बेहद खुश थी। उसे ना सिर्फ एक तहफ़्फ़ुज़, एक सहारा मिला था, बल्कि उसका दिल बहलाने वाला एक साथी भी अब उसे मिल चुका था। वो यही सोच रही थी कि अगर मैं बोल पाती तो आफताब के सामने अपनी खुशी का मैं इजहार करती, और मैं उससे मोहब्बत का भी इजहार करती और आफताब का शुक्रिया भी अदा करती। उसे बताती कि मैं तुम्हारे साथ अपना नसीब जुड़ जाने की वजह से कितनी ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन बेचारी बोल भी नहीं सकती थी। हाँ, ये ज़रूर था कि आंखों ही आंखों में मन्नत आफताब से बहुत कुछ कह लिया करती थी, और आफताब अब मोहब्बत की वजह से उसकी आंखों की जुबान समझने लगा था। आंखों का खौफ, आंखों की खुशी और आंखों का गुस्सा सब समझने लगा था आफताब। मन्नत को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी आफताब के सामने। निकाह होने के बाद अगले कुछ दिनों में वाकई सब कुछ बदल गया था, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो रात को साया दिखना नहीं बदला था अब तक। मन्नत ने महसूस किया कि जब भी वो नहा धोकर बाहर आती है और गुस्ल खाने से बाहर निकलती है और बाल खुश्क करती है, सुखाती है, तो उसे ऐसा लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। आखिर कोई तो था। आफताब के करीब भी ना आने देना चाहता था। वो जब भी उसके करीब जाता, यानी आफताब जब भी मन्नत के करीब जाता, तो या तो आफताब की तबीयत खराब हो जाती, या अचानक आफताब खौफजदा हो जाता, डर जाता था, या फिर कोई और बहाना या मसला पेश आ जाया करता था। जो कोई भी था वो आफताब और मन्नत की कुर्बत के सख्त खिलाफ था। हालांकि मन्नत तो नमाज भी पाबंदी से पढ़ती थी, वजीफे भी करती थी, लेकिन फिर भी उसे वो खुशी हासिल नहीं हो सकी। खुशी तो दूर की बात, उसे तो वो सुकून भी नसीब नहीं था जिसकी कभी उसने ख्वाहिश की थी। कुछ दिनों बाद आफताब की तबीयत भी अब हमेशा खराब रहने लगी थी, और मन्नत इन सब सूरत हाल से काफी परेशान थी। कोई दुआ, कोई चीज काम नहीं कर रही थी। मन्नत जितनी भी कोशिश करती थी वो साया उस पर और हावी और गहरा होता जाया करता था।
वही डर, वही खौफ, उसकी आंखें और वही कहकहे मन्नत को बेचारी को सोने भी नहीं देते थे। वो जो कोई भी था उसकी अस्तवाजी जिंदगी भी खराब कर रहा था। अब तो मन्नत ने उम्मीद छोड़ दी थी और उसे लगने लगा था कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदल सकता। एक दिन उसने बहुत रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की और रो कर थक कर वो वहीं पर सो गई। जो ही उसकी आंख लगी उसे ख्वाब में वही मंजर दिखा जो पहली बार वो अपने कजिन के साथ कपड़े सिलवाने गई थी। वो और ज्यादा खौफजदा हो गई थी और वो थोड़ी मायूस भी हो गई थी। सोचने लगी मैंने तो अल्लाह ताला से मदद के लिए दुआ मांगी थी, लेकिन मुझे तो दोबारा वैसे ही ख्वाब आ रहे हैं। या अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर अचानक उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलने लगा। उसे वो सारे के सारे मंजर याद आने लगे। एक एक करके उसे याद आने लगा वो कब कब गिरी और कहाँ कहाँ गिरी। एक बात जो इन सब वाकयात में मुश्तरक थी, जब भी वो साया आता था तो मन्नत के बालों पर ही हाथ फेरा करता था। अगर सोचा जाए और गौर किया जाए तो उसने अभी तक मन्नत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो जो कोई भी था मन्नत के बालों का आशिक था और बालों को ही महसूस करना चाहता था। उसके बालों की खुशबू का वो आशिक था। वो जिन्नात कोई भी नुकसान इसे पहुंचाना नहीं चाहता था, मोहब्बत करता था, लेकिन जब ये उसे दूर करती थी तो इसे नुकसान भी पहुंचाता था। बस वो खुद ही घबरा कर मन्नत खुद ही घबरा कर कभी गिलास तोड़ देती तो कभी गिर जाया करती थी। उसे लगने लगा था कि मन्नत की दुआ अब कबूल हो गई है। वो अच्छी तरह से तैयार हुई, अपने बाल खोले, खुशबू लगाई और फिर शीशे के सामने जाकर मन्नत खड़ी हो गई। आज वो उस साये के लिए तैयार हुई थी। मन्नत हमेशा उससे खौफजदा हुआ करती थी, लेकिन आज तो मन्नत उसी साये की मुंतजिर थी। बाल खोले, खुशबू लगाए वो शीशे के सामने खड़ी थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो साया उसे देख रहा है। वो निहायत हसीन लग रही थी और आज पहली बार मन्नत को लगा कि वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, यानी वो साया, वो जिन्नात मन्नत को देखकर मुस्कुरा रहा है। फिर मन्नत ने एक अजीब काम किया। उसने ड्रेसिंग टेबल से कैंची उठाई, अपने बालों को अच्छी तरह फैलाया। आज वो तैयार थी और अगर वो उसे हाथ भी लगाता तो मन्नत घबराती नहीं। फिर उसने एक अजीब हरकत की। मन्नत ने अपने बाल काटना शुरू कर दिए। मन्नत जैसे जैसे बाल काटते जा रही थी उसे उस साये, उस जिन्नात के रोने की आवाजें आती जा रही थी। आज मन्नत उसे रुला रही थी जो मन्नत को हमेशा से रुलाता आ रहा है। अपने बाल पूरी तरह से काट कर मन्नत ने साथ पड़ी हुई डस्टबिन में डाल दिए। सिसकियों की आवाज होते होते अब उस जिन्नात की आवाज आना कम हो गई। आज मन्नत बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बालों का बोझ उसके सर से नहीं बल्कि दिल से कोई बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा वजन कम हो गया है। और फिर आगे वही हुआ जिसका मन्नत को पूरा यकीन हो चुका था। आफताब की तबीयत भी धीरे धीरे संभल गई थी और अब उसे वो साया, वो डरावना जिन्नात नजर नहीं आता था। हाँ, ये जरूर था कि कभी कभी उन कहकहों की बजाय, यानी जो हंसने की आवाज आती थी उसकी बजाय उस जिन्नात की सिसकियों की आवाज जरूर आ जाया करती थी मन्नत को। जब भी वो अपने छोटे छोटे बाल शीशे के सामने खोलकर खड़ी हुआ करती थी तो उसे यही लगता था कि कोई साया, वही साया उसके पीछे खड़े खड़े रो रहा है। मन्नत को उस साये की सिसकियों से अजीब तरह का सुकून मिलता था, क्योंकि मन्नत को उसने बड़ा रुलाया था, बड़ा परेशान किया था, तो मन्नत को उसकी सिसकियों से बड़ा सुकून मिलने लगा था। जिंदगी अब थम सी गई थी। आफताब और मन्नत की जीवन में खुशियां लौट आई थी। वो और आफताब पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने लगे थे। हाँ, मगर मन्नत को एक बात का मलाल जरूर था। उसे अपने लंबे बाल बहुत याद आते थे, लेकिन आफताब और उसकी खुशी के आगे और इस सुकून के आगे वो बाल कुछ भी नहीं थे। और अब मन्नत अपने बाल कभी लंबे नहीं कर सकती, उसे बाल छोटे छोटे ही रखना पड़ेगी। हर महीने की 14 तारीख को ब्यूटी पार्लर जाकर वो अपने बाल छोटे करवा लिया करती थी और उसी तारीख को सबसे ज्यादा सिसकियां भी उसे सुनाई देती थी। और उसके बाद आफताब और मन्नत दो जिस्म एक जान हो गए और उनकी मोहब्बत पूरी तरह से मुकम्मल हो गई। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।